स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश सिंह लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 25 यानी हम डील कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग को। तो लेक्चर नंबर 25 में आज हम डील करेंगे डायरेक्शनल कैरेक्टर किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। ये देखिए आज के क्लास में देखेंगे स्टूडेंट कि जो मेरा डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होता है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का, वो होता क्या है, उसकी एग्जाम्पल कैसे सेट आउट करते हैं और कैसे हम दिखाते हैं कि हमारे जो एकदम कह लें कि प्योर बॉन्ड और हाइब्रिड बॉन्ड होता है उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि आपको पीछे के सारे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले क्लास की अपडेटिंग मैं लगातार आपको दे सकूं। और पीछे के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट करिए, वहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लिखकर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज आपके सीरियल मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, टॉपिक आपको दिख रहा है। अब इसमें बेसिक क्राइटेरिया कवर करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट से। क्या करते हैं स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट से कवर करते हैं कि आज का जो नंबर फर्स्ट यहां से कहता है, ठीक, वो ये कहेगा स्टूडेंट कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी ये कह सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चक्र होता है, कभी भी ध्यान देना, पहला केस कहता है यदि मेरे पास ऐसे दो केस हैं, ध्यान देना, कोई भी ऑर्बिटल है, क्या है, कोई भी ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो तो पहले फॉर्म में क्या बोलेगा कि दोनों फुलफिल हैं, या ये ऐसे वाले तो कभी बॉन्ड बनाते नहीं। मैंने पिछले क्लास में बताया था वो कैसे होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और एक मेरे पास ऐसे, देखो एक हमारा स्पिन कह रहा है ये चलता है किसमें, +1/2 के फॉर्म में, ये चलता है -1/2 के फॉर्म में, मतलब हाफ प्लस और हाफ माइनस के फॉर्म में चलते हैं। ठीक, अब ये देखना, ये पाए कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, ये पाए जाते हैं किसी भी परमाणु ऑर्बिटल में। क्या होंगे, किसी भी परमाणु ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल सेट आउट किया जाए, क्या किया जाए स्टूडेंट, इसको हटा दो, मेरे पास इन दोनों के लिए यदि एक छोटा सा फॉर्म दिखाया जाए कि चाहे मेरा ये होगा चाहे मेरे पास ये होगा, तो ऐसे केस में यदि हम एग्जाम्पल डील करते हैं इनके लिए कि कोई भी परमाणु कैसा होगा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को यदि रखते हैं, क्या रखते हैं, हाइड्रोजन का रखते हैं, और उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मेरे पास आएगा 1s2। क्या जाएगा, 1s2। ये तो सरासर गलत है, ये किसका है, ये तो हीलियम का है। हाँ बेटा, ठीक, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। उसी जगह हम यदि हीलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे 1s2 मिलता है, ऐसा केस तैयार होगा। ठीक, तो सपोज हमको किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन की बात करनी है, यानी इनके कक्षाओं की बात करेंगे तो इनके कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा वो कुछ ऐसा दिखाएगा, मतलब ये 1/+1/2 के फॉर्म में हमको नजर आएगा, ऐसा आएगा। बोलो सही है। अब इससे मतलब क्या है स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड से, कि कभी भी जो हमारा परमाणु यानी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, क्या होता है हमारे पास, कभी भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल का पूरा स्पेस होता है, ये मेरे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल वाले फॉर्म में जब हमारे पास इसका पूरा जितना स्पेस होगा, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये जो जितना भी हमारे पास स्पेस है, ये यही दिखाता है, क्या दिखाता है, ये पूरा स्पेस दिखाएगा कि जब ये दूसरे के ऊपर आते हैं, क्या आते हैं, एक ऐसा हो गया, दूसरा यदि कोई आए, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनानी है, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे H ये होगा, दूसरा H ये होगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये इसका स्पेस होगा, ठीक, और ये वाली इसकी जगह होगी। बोलो ठीक है ना, ये दोनों की स्पेस की जगह होगी ना। ठीक, अब दोनों स्पेस होगा और दोनों में क्या होगा, ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो क्लियर है। ठीक, इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं होंगे। ठीक, अब इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरे वाले सेक्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको पहले मिटा लेते हैं। फिर यदि मेरे पास ऐसे केस देखा जाता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला, एक इलेक्ट्रॉन इसके वाले, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन कैसे आया स्टूडेंट, ये इधर से आया इधर की तरफ, और दूसरा केसेस में यहाँ पे जो था ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया,
ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, दोनों आपस में मैच किए, मैच करने के बाद ये H2 बना लिए। H2 जो बन रहा है वो क्या रिकमेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब यहाँ पे बीच में यहाँ बीच में हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड लग रहा है, यही बॉन्ड दिखाता है कि अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, क्या कहते हैं इसको, इस वाले सेक्शंस को हम ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का पूरा जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है, जो ओवरलैपिंग जो ओवरलैपिंग का पूरा क्राइटेरिया दिखाता है वो ये दिखाता है कि मेरे पास दो एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब आते हैं तो ओवरलैपिंग का केस यहाँ पे क्रिएट होता है, और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट कहता है। ठीक, वही बात नंबर 2 की करेंगे स्टूडेंट कि नंबर 2 क्या कहता है। नंबर 2 में ये देखा जाता है कि जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे को जितना ज्यादा, ध्यान देना, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा वहां पे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड बनेगा। ध्यान समझना, यदि ऐसे दो केस, एक ऑर्बिटल इतना एक दूसरे को ऑक्युपाइड कर रहा है, घेर रहा है, ठीक, एक दूसरे को इतना घेरा गया, और दूसरा वाला जो केस है यहाँ पे, ठीक, क्या है, एंड दूसरे वाले फंक्शंस में क्या देखा जा रहा है कि एक ऐसा है और इसका लगभग इतना एरिया, ध्यान देना, इतना एरिया एक दूसरे से घिरा है। सपोज यहाँ पे यदि 40% एरिया या 30% यहाँ पे एरिया एक दूसरे को ए और बी आपस में, ये एटम ए है, ये एटम बी है, आपस में ये घेरते हैं, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि 70% एरिया एक दूसरे को घेरते हैं, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड, यहाँ ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा और यहाँ जो ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। अब देखो स्टूडेंट, ये बेसिक क्राइटेरिया। अब अगले नंबर पे थर्ड पे चलते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है इनके लिए कि हमारे पास कोई भी, क्या, हमारे पास कोई भी समान ऊर्जा वाला परमाणु ऑर्बिटल, ध्यान देना, समान ऊर्जा वाला परमाणु ऑर्बिटल, या समान ऊर्जा का मतलब तीसरे केस में क्या करें स्टूडेंट, सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब कि कोई भी, जैसे हम एग्जांपल में क्या रख ले, हाइड्रोजन की रख लेते हैं, ठीक, क्या है, हाइड्रोजन, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां समझना कि समान ऊर्जा वाला जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उनमें से केवल वही अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं, केवल वही अतिव्यापन करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो सांद्रित होने की मात्रा अधिक होती है। सपोज मेरे पास कोई भी एग्जांपल रख लो, मेरे पास ऑक्सीजन या कि कार्बन का एग्जांपल हम रख लेते हैं। क्या रखते हैं, ऑक्सीजन या फिर कार्बन का एग्जांपल रख लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2p क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका 6 फॉर्म कह रहा है। अब देखो जब 2p2 है तो यहाँ का जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा फिलअप होगा, यहाँ का जो कुछ होगा वो ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि ये 2s है, ये क्या है, ये मेरे पास है 1s है, बोलो सही है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, जो हमारा p होता है 2p क्या बनेगा पहले केस में, ठीक, पहले केस में यहाँ क्या हो जाएगा, 2px हो जाएगा, ठीक, 2px हो जाएगा, और इनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2py हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2pz हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितना भरा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा है। क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बट हमारा जो 2p है, ध्यान देना, जो हमारा 2p है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। क्या होता है, सेम एनर्जी, यानी इसका जो x वैल्यू है ये y है, ये z है, ये तीनों ऑर्बिट हैं इसके। तो ऐसे केस में क्या होगा कि तीनों की एनर्जी सेम होगी। क्या होगी, तीनों की एनर्जी सेम होगी। जब तीनों की एनर्जी सेम है, क्या है, तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है। जैसे हम कह सकते हो कि यहाँ पे E क्या EPX की है, यहाँ पे एनर्जी यदि बात करें EPY की, और यहाँ पे एनर्जी बात करें EPZ
जेड की, तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारा बनेगा यहाँ पे टोटल एनर्जी की यदि बात करते हैं या फिर इन टोटल एनर्जी जो करते हैं तो इन तीनों के बराबर होगा, क्या होगा, इन तीनों के बराबर होगा, यानी यहाँ पे EPX बराबर होगा किस वाले फॉर्म के, यहाँ पे ये दूसरे के इनके बराबर होगा, कौन, सॉरी इसको हटाता हूँ, यहाँ पे होगा EPY होगा और इसके बराबर ही होगा EPZ। यानी ऐसा केस हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनों का जो अतिव्यापन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो अतिव्यापन होता है, यदि हम एक्सिस की बात कर लें, क्या करें स्टूडेंट, यदि हम एक्सिस की बात करें, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक। तो इनका जो पूरा का पूरा विन्यास है वो कैसा कंप्लीट करेगा, वो ऐसा बनाएगा, ठीक। इनके लिए ये PX के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, PY के लिए हो गया, और लास्ट केस में क्या करेगा, ये PZ के लिए कर दिया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये मेरे पास PX है, ठीक, ये PX है और ये क्या है, PY है और ये क्या है, PZ वाला सेक्शन है। बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है पॉजिटिव एरिया में, यानी +1/2 +1/2 पे। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे केस में कहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। सपोज ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, तो समान ऊर्जा वाले केस में जब भी ये अतिव्यापित करेगा, ध्यान देना, जब भी ये ओवरलैपिंग करेगा तो केवल कहां से करेगा, केवल ओवरलैपिंग यहां होगा और ओवरलैपिंग यहां होगा। बाद में हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेज लाते हैं तो ये वाला इनके पास चला जाएगा, वो केस अलग है, हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे। बट यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया यही है कि केवल हम डायरेक्शनल मोमेंट्स में ही जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक होगी, केवल उसी जगह हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड होते हैं, ठीक। अब देखो, इतना करने के बाद हम चलते हैं नंबर 4 के पास। नंबर 4 में क्या देखेंगे, नंबर 4 में ये देखते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, कौन कौन, पाउलिंग और स्लेटर, क्या थे, पाउलिंग और स्लेटर के बेसिस पे हम देखें तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट की जो स्ट्रेंथ पावर होती है, क्या होती है, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता होती है, वो दिशात्मक परमाणुओं के अधिकतम अतिव्यापन वाले क्षेत्र में होती है। मतलब ये देखेंगे स्टूडेंट कि इन वाले केसेस में, इन्हीं को डील कर लेते हैं इसी जगह, कि इन वाले केसेस में यदि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अतिव्यापित होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे ओवरलैप्ड होगा, तो कोवैलेंट जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा बेहतर बनेगा, ठीक। पीछे हमने दूसरे वाले टॉपिक में इसको डील किया था। अब बात कर लेते हैं इसी जगह नंबर 5 की। क्या करते हैं स्टूडेंट, नंबर 5 की, कि नंबर 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर 4 समझ में आया ना, नंबर 4 लिखना होगा तो लिख लेना कि पाउलिंग और स्लेटर के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग एंड स्लेटर, कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पावर, ठीक, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पावर, एटॉमिक ऑर्बिटल, मैक्सिमम ओवरलैप इन रीजन। ध्यान देना कि जहां पे मैक्सिमम ओवरलैप्ड होगा वहां पे हमारा जो संयोजक बंध होगा यानी कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए या होगा, ठीक। अब नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहां से निकल के आता है कि मेरे पास SPDF, ध्यान देना, मेरे पास क्या है, S है, मेरे पास क्या है, P है, मेरे पास D हो गया, मेरे पास F हो गया। ये 4 तरह के क्या मिल जाएंगे हमको, ऑर्बिटल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, ये 4 तरह के हमको ऑर्बिटल मिलते हैं, 4 टाइप ऑर्बिटल मिलते हैं। और इन 4 टाइप ऑर्बिटल जो होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स होती है और इनकी जो शेप और साइज होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है और इनका जो शेप होता है वो XY अक्ष में, क्या होता है, XY अक्ष में अलग अलग केसेस में बंधे होते हैं। ध्यान समझना कि ये क्या करेंगे, ये स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये जो 4 टाइप हमारे ऑर्बिटल हैं, क्या हैं, ये हमारे पास 4 टाइप जो ऑर्बिटल हैं ये अलग अलग एक्सिस में क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, ये हमारे पास Y एक्सिस, ये X और ये Z एक्सिस हो गया। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग एक्सिस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, स्ट्रक्चर दिखाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका वितरण समान नहीं होता है। ध्यान देना,
ये तो बटे होते हैं, बट इन 3 डायमेंशनल एरिया में या 3 एक्सिस पे जो इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक समान नहीं रह सकता है। क्या रह सकता है? एक समान नहीं रह सकता है। रीजन क्या है आगे बता रहा हूं, ठीक। तो अब देखो, पहले हमने इसके 5वें पॉइंट्स की बात कर लिया, अब यदि छठे पॉइंट्स की बात करते हैं तो छठे पॉइंट्स में ये आता है कि जो मेरा s ऑर्बिटल होता है, क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास ये मिलेगा कि मेरे पास जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के केस में याद रहे कि जो मेरे पास यहाँ पे s ऑर्बिटल बोल रहा है, s ऑर्बिटल के केस में क्योंकि इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऑर्बिटल होता है, वो सिमेट्रिकल होता है यानी सममित होता है। सममित का मतलब गोलाकार की बात कर रहा है कि इनका गोलाकार होता है, और इनका जो शेप और साइज होती है या इलेक्ट्रॉन वितरण होता है या इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकल होता है। तो आपको याद रहे कि जो मेरे पास s ऑर्बिटल होता है, ठीक, उसकी जो सममिति होती है यानी सिमेट्रिकल होती है, वो उनकी ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होती है, और सिमेट्रिकल होने के साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशंस पाया जाएगा वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा वो स्फेरिकल होगा यानी गोलेकार स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे। क्या होंगे, गोलेकार स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे। वही बात कर लेंगे s के बाद हम किसकी बात कर लेंगे, s मेरा कंप्लीट हुआ तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, p मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, d मिलेगा, और उसके बाद f मिलेगा। जो हमारा p होता है वो कैसा होता है, p और d और f ये तीनों कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं, ना, इनके इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अभी मैंने बताया क्योंकि ये क्या बनाते हैं, इनका जो शेप है, किसका, इसका जो शेप है ये हमको डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, डंबल लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। कौन, ये हमारे p ऑर्बिटल। वहीं बात करेंगे d ऑर्बिटल की, जो d ऑर्बिटल होते हैं वो हमको डबल डंबल स्ट्रक्चर्स देते हैं। कैसे देते हैं, डबल डंबल स्ट्रक्चर्स देते हैं। वही बात करेंगे f की, तो आई डोंट नो, अभी हम के बारे में इसको डिटेल अभी नहीं बताया गया है, ना ही आपके सिलेबस में है, ठीक, इसको इसी जगह छोड़ देते हैं, बस इसको डिटेल में देखना है इन दोनों को। अब क्या है कि ये डबल डंबल हैं, ये डबल डंबल हो गए, ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। डंबल लाइक डबल डंबल क्या है, इसी फिगर में देख लेते हैं कि जो मेरे पास ये P है, तो यहाँ पे हमने केसेस देखा था अभी, वहां पे ये कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे केस दिखाएंगे, ठीक, ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो हमारे P होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, PX में डिवाइड होते हैं, PY में डिवाइड होते हैं, और PZ में डिवाइड होते हैं। जबकि जो मेरा D है, D किस में डिवाइड होगा, यहाँ पे DXY में डिवाइड होता है, DXZ में, और यहाँ पे मिल जाएगा DX, तो YZ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और लास्ट में क्या मिल जाएगा यहाँ पे DZ स्क्वायर। ये 5 होते हैं, इनमें 5 ऑर्बिटल बनते हैं, और यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे 3 बनते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन, क्या अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं बात करेंगे नंबर यहाँ पे 6 के बाद नंबर 7 के तरफ। नंबर 7 क्या आ जाएगा, नंबर 7 ये कहता है कि जो हमारे पाउलिंग और स्लेटर थे, क्या थे, जो हमारे पास पाउलिंग और स्लेटर थे, यदि उनके बेसिस पे देखें, क्या करें, उनके बेसिस पे देखें, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी विशेष ऑर्बिटल, क्या होते हैं, किसी विशेष ऑर्बिटल का एक सेट ऑफ ऑर्बिटल से बना होता है। जो हमारा ऑर्बिट होता है वो किसी विशेष सेट ऑफ ऑर्बिटल से बना होता है। जैसे यदि हम एग्जांपल की बात कर ले यहाँ पे नंबर 7 में, तो नंबर 7 में यदि एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो S है किससे बना है, तो केवल इसमें S है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट मेरे पास यदि P है तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा PX से, और बना होगा PY से, और किससे बना होगा, PZ से बना होगा। उसके बाद यदि हम D की बात करते हैं तो D में यहाँ पे हमने देखा था किसके बारे में, यहाँ पे किससे बना है, ये बना है DX, क्या बना है, DXY, और DXZ, और उसके बाद DYZ,
और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो मतलब ये क्या है, इनको हम कहते हैं सेट ऑफ, क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनको सेट ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान देना इस चीज को, किनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता रहे कि सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं इनको। ठीक, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑर्बिटल के फॉर्म में है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नंबर 8 की, कि नंबर 8 मेरे पास क्या, देखते चलो इसी पे। ठीक, बस समझना है और कुछ करना है नहीं, हम नोट नहीं करा रहे हैं आपको, बस केवल समझा रहे हैं, समझ लो, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो केवल समझना है स्टूडेंट। अभी हम देखते हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी मैनेज नहीं करती, बट हमको जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना, क्योंकि हम टॉपिक क्लियर कराना चाहते हैं। आपके पास ऑलरेडी पहले से बुक है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर नोट कराइए, नोट कराइए। नोट कराएं क्या स्टूडेंट, आप क्लास अटेंड करोगे अपने स्कूल में, टीचर वैसे ही बक के चला जाता है, कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे आप आओ तो देखो, क्लास को लंबा जाओ, लास्ट तक जाओ, शुरू के 2-4 मिनट देखकर हम वीडियो की क्वालिटी नहीं बता सकते। ठीक, अब देखो यहाँ पे नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 में ये निकल के आएगा स्टूडेंट्स कि यदि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड यदि है, यदि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अधिकतम अतिव्यापन की दिशा में रहता है, ध्यान देना कि कहीं भी यदि ऐसा केस हो कि यदि मेरे पास ए हो और मेरे पास यहाँ पे बी हो, ठीक, ये दोनों आपस में मिल रहे हो, क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा, इस एरिया में ज्यादा होगा। क्या होगा, इस एरिया में ज्यादा होगा, तभी तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, यही तो बताया था हमारा। ठीक, अब देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगा, क्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होता है, केवल उसी जगह हमारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिटल को, किसके ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करते हैं, ओवरलैप्ड करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप्ड करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 9 के तरफ, कि नंबर 9 क्या कहता है। देखो मैं छोटे छोटे 10 पॉइंट्स निकाल के लाया हूं आपको समझाने के लिए कि कैसे हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स को समझ सकते हैं इसी अपने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक, चलो स्टूडेंट अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 यहां से निकल के आएगा क्या, नंबर 9 वाला फॉर्म। नंबर 9 ये कहता है कि यदि कोई भी दो निकटतम, ध्यान देना, कोई भी दो निकटतम न्यूक्लियस ऐसा है, ठीक, और कोई भी एक ऐसा है, ठीक, ये मेरे पास ए, सपोज ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ऐसे दो एटम्स हैं, क्या हैं, दो एटम्स हैं, और दोनों एटम्स के नाभिक हैं, मतलब न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं बीच में। अब जिनके मध्य सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध स्थापित रहता है। मतलब हम देखेंगे कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, एक दूसरे के पास क्या करेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे, यानी सहमध्य स्थापित करेंगे। बट इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो घनत्व होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण बल जैसा कार्य करते हैं। मतलब ये वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, आजा भाई, जैसे दो बच्चे हो, ठीक, लवर्स की बात कर रहे हैं, वही समझना ध्यान से कि ये मेल हो ये फीमेल हो, तो क्या करेंगे, पास बुलाएगा, वो इधर से चला जा रहा है, वो इधर से चला जा रहा है, दोनों पास आएंगे, एक माइनस एक प्लस के फॉर्म में, मतलब एक निगेटिव नहीं, एक ऐसा आएगा, एक पे ज्यादा इलेक्ट्रो न्यूट्रिटी होगा, दूसरे पे कम इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी होगा, बट वो दोनों पास आना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि उनको तो बॉन्ड बनाना है, उनको तो फैमिली मैनेज करनी है। अब जैसे ही पास आएंगे क्या करेंगे, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलते हैं। तो इस वाले केसेस में इनके बीच क्या बनते हैं, इनके बीच एक बॉन्ड बनते हैं। इन्हीं बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। आप अपने रिलेशन का नाम देते हो, और यहां पे क्या बनते हैं, दो एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यही थ्योरी तो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स है। क्या है, यही थ्योरी तो हमारी बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड का फंडामेंटल पार्ट्स है। ठीक, अब देखो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नंबर 10 की, कि नंबर 10 यहां से क्या निकल के आएगा। नंबर 10 में ये देखते हैं स्टूडेंट्स यहां से कि यदि कोई भी पूरा का पूरा जो विवरण हमने देखा, ऐसे केसेस में कोई भी
टॉपिक को यदि हम उठाएं तो ये देखेंगे कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दिशा, कहीं वो उधर जा रहा है, कहीं 2 कदम जा रहा है, कभी वाई एक्सिस पे जा रहा है, कभी सेटअप ऑर्बिटल के पास जा रहा है, कभी सिमेट्रिकल है, कभी नॉन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है। ठीक, कभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो फॉर्म है वो डायरेक्शंस में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डायरेक्शंस में हो रहे हैं। और इन्हीं डायरेक्शंस के बेसिस पे या इस और डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो स्पष्ट होता है कि इनमें या इनका जो प्रभाव है वो अलग अलग स्थिति में देखे जाते हैं डायरेक्शन के फॉर्म में। नंबर फर्स्ट, अणु के फॉर्मेशन में यदि कोई 2 एटम्स हमारे मिलकर किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? जैसे मेरे पास क्या था कि मेरे पास ये ए था, ये मेरे पास बी था, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना लिए? ए बी बना लिए। तो ए बी जो बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम्स हैं, जब ये दोनों बनेंगे तो क्या करेंगे? किसके सहायता से बने हैं? ये बने हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल कैरेक्टर से। कैसे? डायरेक्शनल कैरेक्टर से बने हैं। और दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि पहला तो हो गया कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से आ जाएगा। और दूसरे नंबर में ये कहता है कि यहां पे बॉन्ड का नेचर, बॉन्ड की नेचर की बात कर लेंगे कि 1 बॉन्ड है कि 2 बॉन्ड है कि 3 बॉन्ड है। उसके बाद टाइप की बात कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो इनकी बात कर लेंगे, वो भी कोवैलेंट में कौन सा बन रहा है, पोलर बन रहा है, नॉन पोलर बन रहा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी हम निकाल सकते हैं। क्या? कि कितना हाइब्रिड बन रहा है, यानी एक फैमिली से कितने बच्चे बने हैं। 2 बनेंगे तो sp2, बोलो क्लियर है? 1 बना sp, मिला दिया मैंने। ठीक, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सपोज मैं तुम मजाक कर रहा था, ठीक, सीरियसली मत लेना। यहां से हाइब्रिडाइजेशन भी हम क्लियर कर सकते हैं कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनेगा? दूसरे वाले पॉइंट्स में दूसरे पॉइंट बनेगा मेरे पास sp बन जाएगा। ठीक, आपको देखो sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाता है, बट मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे चलकर। वो देखो मैं स्टार्ट करता हूं ss हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे dsp और 3 हाइब्रिडाइजेशन, d, उसके बाद आ जाएगा sp2 ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे फिर आ जाएगा dsp3 ये ऑर्बिटल, d3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा sp3, ढेर सारे ऑर्बिटल आगे आएंगे। ठीक, तो ऐसे जो हमारे ढेर सारे हमारे कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनको हम आगे देखेंगे। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है किसके पास से? हमारे इसी डायरेक्शनल एक्टिविटी से। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 3 इसको कर लो, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 में 10 में नंबर 4 क्या आ जाएगा कि मेरा कोई भी 3 डायमेंशनल एरिया है, मतलब मेरे पास कोई भी हम 3D फिगर बना रहे हैं। 3D मतलब आप समझना कि यदि कोई भी ऐसे एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे सारा का सारा जो गुण है, क्या है, सारा का सारा जो कैरेक्टर्स है वो डायरेक्शनल से आएगा कि एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये कहां से? मेरे घर से तो आएगा नहीं। जब भी आएगा तो ये डायरेक्शन से आएगा। ठीक, किसके पास से? मॉलिक्यूल्स के जो ओवरलैप्ड होंगे उसके पास से निकल के आएगा। बोलो क्लियर है? ओके, चलते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे कि हमारा डायरेक्शनल एक्टिविटी कंप्लीट होता है कि नहीं होता। हो सकता है क्लास लंबा जाए, बट क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑलमोस्ट फ्री वाली केमिस्ट्री क्लास अवेलेबल कराऊं आपके कॉलेज से ज्यादा बेहतर तरीके से। आप देखो मेरे पास एग्जांपल में यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? अमोनिया लिया जा रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे मेरे पास अमोनिया यानी NH3 की बात कर रहा है। तो NH3 में 2 एटम्स तो यहाँ पे 4 पार्टिसिपेट हैं, बट 2 टाइप्स के हैं। 4 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 टाइप्स के हैं। तो नंबर फर्स्ट में क्या मिल जाएगा हमको? हाइड्रोजन मिल जाएगा। इसका यदि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 नहीं, सॉरी आज कुछ हो गया क्या, 1s1 बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो क्या बनाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट?
ये बना लेगा 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p3 बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक, 2p3 बनेगा तो यहाँ पे केसेस क्या होंगे स्टूडेंट? यहाँ पे तो केवल ये क्या करेगा, इस वाले डिब्बे में भर जाएगा एक को। बोलो क्लियर है? बट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखो इस वाले के लिए तो हम कोई बात नहीं है, ये तो फुलफिल है। क्या है? ये तो फुलफिल है, ऐसे भरे होंगे। ठीक, चलो भैया हमने भर दिया। ये 2s हो गया, ये आपका कौन हो गया, ये 1s हो गया। अब देखो ये, बट इनकी बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन? यहां से बन जाएगा क्या, 2pxz, सॉरी 2p और z बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, 2p x कर लो, y कर लो, उसके बाद 2p यहाँ पे x बन जाएगा। ये 3 केसेस बनेंगे और तीनों केसेस में ये देखेंगे कि मेरे पास इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऐसे केस तैयार हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अब देखो पॉइंट देखते हैं यहां से कि ये देखा जाएगा कि जो हमारे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, ध्यान देना यहां पहले केस में कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के 3 लोग हैं। दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 3 लोग हैं। हाइड्रोजन के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु से, मतलब नाइट्रोजन का 1 एटम होगा। देखो क्लियर है? यहां से नाइट्रोजन के 1 एटम्स के, ठीक, 3 ऑर्बिटल, किसके किसके, ये ऑर्बिटल कौन कौन है, ये तीनों ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप्ड करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप्ड करते हैं। और ओवरलैप्ड करके पिरामिडल, क्या कहते हैं इसको, फिर यहाँ पे हम कहते हैं सिंपल तरीके से इसका जो क्या बनाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो चलो आओ फिगर देख लेते हैं पहले कि फिगर क्या कहता है। सपोज मेरे पास ऐसा एक फिगर हो, ठीक, ऐसे समझना, ये हम मेरे पास x हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये क्या कौन सा हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ध्यान समझना, ये मेरे पास एक ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा मिला। ठीक, इधर वाले को छोड़ देते हैं अभी, उधर को केसेस बाद में देख लेंगे। ठीक, अब देखो ऐसे केसेस में क्या कह रहा है कि मेरे पास अब ये तो नाइट्रोजन का है, ये तो नाइट्रोजन का है, बट हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया भाई साहब, ये इसको ओवरलैप कर गया। दूसरा हाइड्रोजन यहां से चल के आया इसके पास, ये इसके पास ओवरलैप हो गया और ये वाला आ गया यहां पे, ये इसको कर दिया। क्या किया? इसको कर दिया। मतलब ये हमने देखा, क्या देखा कि जो मेरे पास नाइट्रोजन का केस था, क्या था, नाइट्रोजन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। किसमें किसमें? यहां पे हुआ था px में और py में, किसमें स्टूडेंट, py में और pz में। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, यदि इसका कोई ऑर्बिटल रहा होगा, क्या होगा, इसका ऐसे कोई ऑर्बिटल रहा होगा तो इस ऑर्बिटल के साथ हमारा ऑर्बिटल किसका, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल मैच किया होगा। क्या किया होगा? हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप्ड किए होंगे और ओवरलैप्ड करके सबके बीच एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अमोनिया की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, वो पिरामिडल होती है। अब पिरामिडल तो हो रही है, बट जो इनके अमोनिया और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड का जो एंगल है वो कितना, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्यों? आगे रीजन बताऊंगा अभी। 90 होना चाहिए। बट इनके बीच का जो एंगल मिल रहा है वो वास्तव में कितना होता है? वास्तव में होता है 107। क्या होता है? 107। ठीक, इतना देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? इतना देखा जाएगा। चलो इतना ये देखा जा रहा है, इतना देखा जा रहा है। तो ये 107 क्या है? ये इतना एंगल कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट? ये जो रीजन है इंक्रीज होने का, एंगल का इंक्रीज होने का जो रीजन दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वो ये बताते हैं
कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम था, क्या था, हाइड्रोजन एटम था, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परस्पर क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रतिकर्षण होते हैं, रिपल्सन की एक्टिविटी होती है। और रिपल्सन की एक्टिविटी से सपोज समझना, यहां से यदि ऐसे कोई बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से, ये 3 एक्सिस है, एक एक्सिस यहाँ पे हो गया, एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे, ऐसे कैसे देखे जाएंगे, ठीक, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये लगा है। अब इनके बीच कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ये तो पिरामिडल बन रहा है। अब इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, बट इनके बीच रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन की एक्टिविटी होती है, तो ये 90 क्रॉस नहीं करता, सॉरी 90 नहीं बनाता, बना लेता है 173 का एंगल बना के वो कंप्लीट कर लेता है। बोलो इतना क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट्स में। ये देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो भी, क्या, मेरे पास कोई भी यदि ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल से बना हुआ कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम उसकी प्योरिटी, जो उनकी शुद्धता है, वो हम दिशात्मक प्रभाव से, क्या, दिशात्मक प्रभाव से बता सकते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है। तो ऐसे केसेस में नंबर फर्स्ट निकल के आता है स्टूडेंट यहां से कि हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? एक 2 टाइप्स के बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, और एक होता है, पहला बॉन्ड होता है प्योर बॉन्ड। क्या होता है? पहला बॉन्ड होता है प्योर बॉन्ड, ठीक, और दूसरा बॉन्ड होता है हाइब्रिड बॉन्ड। देखो प्योर बॉन्ड और हाइब्रिड बॉन्ड क्या कहते हैं, ठीक। नंबर फर्स्ट, जो हमारे प्योर बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही प्रकार के ऑर्बिटल के बीच बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब सेम ऑर्बिटल आपस में पैचअप करते हैं, क्या करते हैं, सेम ऑर्बिटल आपस में पैचअप करते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, प्योर बॉन्ड बनाते हैं। जैसे 2 ग्रुप के बच्चे, चलिए अलग अलग ग्रुप नहीं, सेम ग्रुप के बच्चे जब आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर बॉन्ड्स के फॉर्म में कहते हैं, ठीक, या सेम ग्रुप के नाम जानते हैं। वहीं अलग अलग ग्रुप के यदि बच्चे बनते हैं तो मिलते हैं तो हम उन्हें हाइब्रिड बॉन्ड के नाम जानते हैं। अब देखो जो प्योर बॉन्ड होता है, प्योर बॉन्ड में जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, या क्या होता है, एस ऑर्बिटल से जो बने बंद होते हैं, या एस ऑर्बिटल का जो पूरा पूरा कह सकते हो कि स्पेस होता है, ठीक, वो कैसा होता है, वो होता है हमको लगता है कि हाँ, वो जो स्पेस होता है, पूरा पूरा खाली जगह होता है या साइज होती है, वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, वो भी दिशा विहीन होती है। जैसे मेरे पास कोई भी एस ऑर्बिटल है, ठीक, ये कैसा है, गोलाकार है, तो इसकी तो कोई दिशा है नहीं। कैसी? इसकी तो कोई दिशा नहीं है, किधर भी एक्सिस पे देखो, जैसे गेंद है, लुढ़का दो, उसकी क्या दिशा निकालोगे, सारे जगह तो सेम ही मिल रहा है, ठीक। तो इनके बीच यदि कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो वो कैसा होगा, प्योर बॉन्ड होगा। दूसरे केसेस में क्या कहता है, यदि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है, क्या, पी बॉन्ड, इसको हम कहते हैं पी बॉन्ड, हमारा जो बनता है, पी बॉन्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पे लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। तो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मतलब समांतर की बात कर दिया, बट ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री क्रॉस करते हैं। तो जिनके बीच 90 डिग्री क्रॉस होगा, या जिन एटम्स के बीच, 2 एटम्स के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है, या कोई भी मॉलिक्यूल जिसके एटम के बीच 90 डिग्री बन रहा है, वहां पे आप समझ लेना कि ये प्योर बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये प्योर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड बॉन्ड की, कि हाइब्रिड बॉन्ड क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, जब हाइब्रिड बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट निकल के आता है कि हमारे पास जो हाइब्रिड बॉन्ड बनता है वो किसके किसके बीच बनता है, वो बनता है एस और पी के बीच, ठीक। हमारे जो दूसरे केस में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास हाइब्रिड बॉन्ड बनते हैं वो एस और पी ऑर्बिटल के बीच बनते हैं, और इनमें हाइब्रिडेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे में होते हैं? ये sp भी हो सकता है, यहाँ पे ये sp2 भी हो सकता है, और sp3 भी हो सकता है। बट ऐसे ध्यान देना, ये दोनों केस तो नहीं देखा जाता है, ये प्योर बॉन्ड में चले जाते हैं, बट इनके बीच बनने वाला जो sp3 होता है ये दिखाता है यहाँ पे हाइब्रिड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट? ध्यान समझना, इसको हम हाइब्रिड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक ठीक। हाइब्रिड बॉन्ड के, यानी इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा हम उन्हें हाइब्रिड बॉन्ड के नाम से जानेंगे, ऐसा ध्यान देते हैं, ठीक। अब देखो, अब अगले केस में नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक, ये नंबर 2 में ही देखते हैं कि मेरे पास कभी भी जो sp_d, ध्यान देना किसमें, sp_d के केसेस में ऐसे इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ट्राइंगल होगा। कैसा होगा? ट्राइंगल होगा। ऐसे केस बनाएंगे, ठीक,
क्या बनाएंगे, ऐसे केस को ये कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा। ठीक, अब देखो जो हमारे पास पूरे के पूरे क्या होते हैं, sp-d होते हैं, यानी sp-d वाले जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में हम ये देखते हैं कि मेरे पास अलग अलग केस देखे जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग केस होते हैं। वहाँ पे नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या देखा जाएगा, sp2 भी देखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे sp3 भी देखा जाएगा, dsp3, उसके बाद यहाँ पे d2sp3 भी देखा जाएगा। ऐसे ढेर सारे हमको क्या मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, इस केसेस में अलग अलग जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स यानी शेप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग शेप क्रिएट करते हैं। वहीं बात कर लेंगे इस वाले पॉइंट्स के लिए कि जो मेरे पास dsp2 है, क्या है मेरे पास dsp2 है, वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है। क्या बनाता है, ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे dsp3 की, जो हमारे पास dsp3 होता है वो ट्राइएंगल बाई क्या बनाता है, ट्राइएंगल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करता है। वहीं मेरे पास d2sp3 है, ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टागोनल कह सकते हो, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल ये फॉर्म क्रिएट करता है। तो ये रहा पूरा का पूरा पॉइंट्स। अब ये ध्यान देना है कि जो मेरे पास सहसंयोजक बंध बनते हैं, क्या बनते हैं, मेरे पास कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड यदि बन रहा है तो ऐसे संरचनाओं के जो कोने होते हैं, जो किनारे होते हैं, जैसे यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसका जो कोना होगा, ये जो कोना होता है ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन के जो पॉइंट्स नंबर हैं इसी जगह ज़्यादा मैच करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है ये इसी कॉर्नर पे ज़्यादा होता है। तो ये रहा आज का डायरेक्शनल वाला क्लास। हो सकता है लंबा चला होगा, बट आपको समझने के लिए बेसिक था। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके आपके लिए एक बेहतर क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।